मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन एक बार जब फैसला ले लेता हूँ तो उसको पूरी ताकत से सही करके ही सिद्ध करता हूँ। ये कथन है हमारे माननीय रतन टाटा जी के, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये हमारे लिए बड़े दुख की घड़ी है कि हमने एक रतन खो दिया है। औद्योगिक जगत में एक बहुत ही महान पर्सनैलिटी, जिनका हमारे देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही सरल, सादगी, विचारों की स्पष्टवादिता, एक ऐसी शख्सियत रहे हैं रतन टाटा जी। तो हम हाथ जोड़कर विनम्र उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि परमात्मा अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन व्यक्ति तो कभी नहीं मरता है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी रहे हैं रतन टाटा जी। तो इस शोक की घड़ी में हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आज, और युगों युगों तक उनको भारतवर्ष नहीं, विदेशों में भी उनको जाना जाएगा। उनके व्यक्तित्व के उदाहरण दिए जाएंगे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत रहा है। तो उनके जीवन की कुछ रोचक तथ्य जो है आज मैं डिस्कस करूंगी, जो मैं अपने आप को नहीं रोक पाई हूँ, और वो हमारे जीवन में ऊपर उठने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा देते हैं। रतन टाटा जी का जन्म जो है 28 दिसंबर 1937 को जो है सूरत में एक बिजनेस घराने में हुआ था। राजघराना ही कहेंगे, बहुत संपन्न परिवार था सूरत में। इनके दादाजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जमशेदजी टाटा। बचपन इनका बहुत अच्छे से बीता, लेकिन बहुत जल्दी ही इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, परेशानियां आई इनके जीवन में भी। बहुत ही अर्ली स्टेज पर, हार्डली 9-10 साल के रहे होंगे, तो इनके माता पिता का जो है अलगाव हो गया था, तलाक हो गया था। और उन दिनों तलाक जो है एक मामूली बात नहीं होती थी। तो इनकी दादी ने जो है इनका पालन पोषण किया, और संस्कार इनके अंदर कूट कूट कर भरे। लेकिन ये शुरू से ही जो है इतने दृढ़ निश्चयी थे कि ये परिस्थितियों से विचलित नहीं हुए। अपनी पढ़ाई करने के लिए फिर ये यूएस गए। इनके पिताजी चाहते थे कि ये इंजीनियरिंग करें, लेकिन ये चाहते थे कि मैं आर्किटेक्चर बनूं। दोनों में फिर वही विचार मतभेद हुआ, लेकिन इन्होंने हमें भी सिखाया। इन्होंने आर्किटेक्चर ही किया और बताया कि कोई बात जो है वो हठपूर्ण या आक्रोश से नहीं होती है, हम आराम से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। ये इनमें बहुत बड़ा गुण था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये अपना वहीं पे जो है इन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली, और 1955 से और 62 तक इन्होंने वहाँ जॉब की। उसके बाद इनको फिर इंडिया वापस लौटना पड़ा, क्योंकि इनकी दादी की सेहत, इनकी दादी ने इनको वापस बुला लिया अपनी तबीयत का हवाला देकर। और वहाँ रहते हुए जो है इनको एक लड़की से जो है प्रेम हो गया, और ये चाहते थे कि वो लड़की भी इनके साथ जो है इंडिया वापस आ जाए और ये शादी कर लेंगे। लेकिन उस समय जो है इंडिया चाइना वार चल रहा था 1962 में, और उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी को मना कर दिया इंडिया आने के लिए, और इस वजह से ये अलग हो गए। और कुछ समय के बाद इनको पता चला कि उस लड़की ने कहीं और शादी कर ली। तो इनको रिश्तों की कदर भी बहुत अच्छे से करनी आती थी। इन्होंने फिर उनके सुख की कामना की उस लड़की की, कि चलो जिंदगी में आगे बढ़े हैं, वो सुखी रहे, कोई द्वेष नहीं था, हर परिस्थिति में शांत रहे, और एक अच्छी प्रेरणा हमें दी। उसके बाद इंडिया आके इन्होंने, दादाजी ने इनको बिजनेस में लगाया, और इनको नेल्को कंपनी में एक कर्मचारी की तरह इनको काम दिया। कर्मचारी की तरह पैदल जाते थे, उनके साथ ही लाइन में लग के खाना खाते थे, और एक कर्मचारी की भूमिका में रहते हुए इन्होंने नेल्को कंपनी उस समय घाटे में चल रही थी, और उस कंपनी को इन्होंने बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसके बाद इनको एक कपड़ा मिल में लगाया,
जो टाटा ग्रुप्स की ही चल रही थी, वो भी घाटे में चल रही थी, उसको भी ये 50% प्रॉफिट तक ऊपर लेके आई। और जब इनके दादाजी को ये लगा कि हाँ अब ये बहुत कुछ सीख गया है और ये सक्षम है बिजनेस चलाने में, तब इनको टाटा ग्रुप्स का जो है चेयरमैन बना दिया और ये ऊंचाइयों को छूते रहे। कितनी ही कंपनियां इनके नाम से चलती हैं, इन्होंने चलाया। एक बहुत अच्छे नेशन बिल्डर है। भारत जैसे देश में जहां बैलगाड़ियों से, साइकिल से सफर होता था, उस देश में इन्होंने अपने देश की कार बनाने की सोची 1998 में। टाटा इंडिका लॉन्च की, बहुत मेहनत की, लेकिन दुर्भाग्य से वो कंपनी नहीं चल पाई ज़्यादा, उसमें घाटा होने लगा। बड़ी इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट था इनका, देखो डिसीजन लेने का। तो रतन टाटा जी ने सोचा कि मैं इस कंपनी को बेच देता हूँ इसका घाटा पूरा करने के लिए, और वो यूएस चले जाते हैं। फोर्ड कंपनी के मालिक से मीटिंग करते हैं, बिल फोर्ड से। मीटिंग चलती रही। मीटिंग खत्म होने के बाद बिल फोर्ड ने एक ऐसी बात कह दी जिससे ये बड़े आहत हुए। सारे सौदेबाजी होने के बाद बिल फोर्ड ने कहा कि ऐसा बिजनेस करते ही क्यों हो जिसकी आपको क्षमता ना हो और आपको उसका ज्ञान ना हो, क्यों करते हो ऐसा बिजनेस? और ये हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं आपकी कंपनी खरीद कर। तो रतन टाटा को ये बात अंदर तक घर कर गई, लेकिन इन्होंने कोई रोष प्रकट नहीं किया और वहीं से अपना फैसला बदल लिया और मना करके आगे कि मैं अपनी कंपनी नहीं बेच रहा। इंडिया आके वापस अपनी एक टीम तैयार की, बाजार में उतारा गया कि हमारी जो है टाटा इंडिका की जो कंपनी है वो फेल होने का कारण क्या है, वो कारण ढूंढा गया और उसके ऊपर वर्क किया गया और फिर इतने सक्सेसफुल हुए कि ये कार जो है विदेशों में भी कामयाब रही। तो इससे भी हमें सीख मिलती है कि कोई हमारा मजाक उड़ाता, हमारे ऊपर कटाक्ष करता है, तो उसका उत्तर जो है अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने परिणाम से उसका उत्तर दें, ना कि रिवोल्ट करके, वहीं कहा सुनी करके या अपमान का बदला अपमान से देकर करें। ऐसा नहीं। फिर देखो कुछ समय के बाद क्या होता है। 2008 में फोर्ड की जैगुआर, लैंड रोवर कंपनीज घाटे में चली गई और रतन टाटा ने उन कंपनीज को टेक ओवर करने का फैसला लिया, खरीदने का फैसला लिया। मुंबई में एक विशेष मीटिंग रखी गई बिल फोर्ड के साथ। वो यहाँ आई और रतन टाटा जी ने जो है कई बिलियंस में वो कंपनी खरीद ली। तब बिल फोर्ड के क्या शब्द थे, ध्यान रखने, सुनने योग्य बातें हैं। जो बातें उस टाइम कही थी वही बातें उस टाइम कही, लेकिन फर्क थोड़ा सा था। रतन टाटा जी से कहा कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है ये कंपनी हमसे खरीद कर। उस टाइम कहा था कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं आपकी टाटा इंडिका कंपनी खरीद कर, और जब अपनी कंपनी में घाटा हुआ तब उनके ही शब्द थे सम्मानजनक कि रतन टाटा जी आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है हमारी कंपनी खरीद कर। ये एक बड़ा करारा जवाब था बिल फोर्ड को अपने अपमान का बदला लेने के लिए। तो हमें भी हमेशा ऐसा ही करना चाहिए, अपने काबिलियत से सबको चुप कराना चाहिए। बहुत सीख मिलती है इनके जीवन से। एक छोटी सी कार लेके आए ये। एक बार मुंबई जा रहे थे ऐसे ही अपने वहाँ, और बारिश हो रही थी, तो एक राउंड अबाउट पे देखा कि एक परिवार दंपति भीग रहा है स्कूटर के ऊपर और वो भाग के जो फ्लाईओवर के ब्रिज के नीचे चले जाते हैं। तो इनके मन में आया कि मैं एक ऐसी कार लॉन्च करूं जो ये मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है वो भी कार में बैठकर आनंद ले सकें। और तब उनके मन में नैनो कार बनाने का, टाटा नैनो कार बनाने का विचार आया। लखटकिया कार के नाम से बड़ी फेमस हुई और लोगों ने उसको एंजॉय भी बहुत किया और लोगों की रीच में थी। और उस लखटकिया कार को देखकर दूसरी कंपनीज कंपटीशन में आई कि हम भी थोड़ी सस्ती कार बनाएं जो आम लोगों की रीच में रहे।
दान करने में, लोगों की मदद करने में सबसे अग्रणी रहते थे। कोरोना काल में कितने 100 करोड़ इन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिए, लोगों को वैसे भी मदद की, बहुत इनको दान की इनकी भावना रहती थी। ताज होटल में अटैक हुआ, वो भी इन्हीं का है, टाटा ग्रुप्स का। ताज होटल पर 26/11 का जो अटैक है, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। उसमें जितने भी एम्प्लॉयज थे, टूरिस्ट थे, या उसके बाहर भी जो ठेले वाले थे, उन सबको विद इन मंथ उनके पूरे जीवन की सैलरी देकर उनके परिवार को जो है राहत पहुंचाई इन्होंने तुरंत, किसी चीज को नहीं लटकाया। तो इतने दिल की महान शख्सियत थी। एक लड़के के साथ दोस्ती की बात आती है इनकी, कि शांतनु नाम का एक लड़का इनकी कंपनी में ही काम करता था। तो उसने एक बार देखा कि कोई कुत्ता जो है ऐसे रोड एक्सीडेंट में कुत्ता मारा गया, वो बड़ा दुखी हुआ। तो उसने एक ऐसा निकाला सिस्टम सा कि कुत्ते के गले में अगर बांध दें तो वो चमकता था रात को भी, जिससे कुत्ता जो है वो एक्सीडेंट होने से बच जाता था। लेकिन उसमें पैसे की जरूरत होती थी, बनाने के लिए पैसा चाहिए था। अब उस लड़के शांतनु के पास पैसा नहीं था, बहुत छोटी उम्र का था वो, हार्डली 20-22 साल का। उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो लड़के के पिता ने सुझाव दिया कि आप रतन टाटा जी से मिलें, उनको भी कुत्तों से, जानवरों से बहुत प्यार होता है, वो आपकी मदद करेंगे। उसने चिट्ठी लिखी रतन टाटा जी को, शांतनु नाम के लड़के ने, और रतन टाटा जी ने उस लड़के को बुलाया और उसको अमाउंट जारी की, और वो जो है इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया। तब से जो है वो लड़का रतन टाटा जी का दोस्त बन गया। एक सबसे कम उम्र का लड़का उनका दोस्त बन गया। तो ये है उनके जीवन की कुछ कहानियां। उनके जीवन से हमें ना कई चीजें सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात तो हमें उन्होंने क्या बताई कि लोहे को कुछ भी नहीं काट सकता, कोई भी नहीं नष्ट कर सकता लोहे को। लोहे को कोई भी नहीं नष्ट कर सकता, केवल उसका जंग ही उसको नष्ट कर सकता है। ये चीज हमारे ऊपर भी लागू होती है। हम किसी से नहीं हारते हैं। हम परिस्थितियों को देखकर अपने नेगेटिव विचार से अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा, या मेरे अंदर इतना हिम्मत हौसला नहीं है। हमारे अंदर इतने नेगेटिव विचार आ जाते हैं कि वो हमारे अंदर का डर भय ही हमें जो है पीछे खींचता है और आगे बढ़ने से रोकता है। हम हिम्मत और हौसला कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए हम असफल हो जाते हैं, जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। हमारे अंदर इतने नेगेटिव विचार आते हैं कि कई बार हम सुसाइड करने की भी कोशिश कर लेते हैं। तो हमें अपने अंदर के जंग को मारना चाहिए और हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ना चाहिए। कि खुद की सोच, मनुष्य की जो है ना, मनुष्य की खुद की सोच ही जो है उसको पीछे खींचती है, उभरने नहीं देती। स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई बात मुझे याद आ गई इसी वाकया से, कि छोटी सोच और पैर की मोच कभी उभरने नहीं देती, या आगे उन्नति के रास्ते में आगे नहीं बढ़ने देती। पैर में मोच होगी तो हम चल नहीं सकते ना, तो उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम ऊंचाइयों पे चढ़ेंगे। ऐसे छोटी सोच छोटी रखेंगे, नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरा फला दुश्मन है, वो मुझे रोक देगा, मुझे नुकसान होगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बस का नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता, और ठीक है जैसे चल रहा है ऐसे ही ठीक है। तो ऐसी सोच भी हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। फिर आ जाती है दूसरी बात, कि पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी की धार तेज करनी बहुत जरूरी होती है। अगर आपने एक पेड़ काटना है, बड़ा पेड़ काटना है कुल्हाड़ी से, तो कुछ घंटे आप उसकी धार तेज करोगे, तब आप उस पेड़ को काट पाओगे। वही बात हमारे जीवन पे लागू होती है। हम कुछ करना चाहते हैं, हम कोई उद्देश्य लेते हैं, उसके लिए पहले हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सोच कर भी, देख कर भी, सुन कर भी, चख कर भी, छू कर भी, हर तरह से उसको महसूस करके
आत्मसात करना होगा, पूरे अपने आप को वहाँ फोकस करना होगा, केंद्रित करना होगा, फिर हम उससे में कामयाब हो सकते हैं। कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ पूरा, कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक दे। हमें अपनी सोच की धार को तेज करना होगा, उसको कुंठित नहीं होने देना है। किसी के भी टांग खींचने से, किसी की भी प्रतिक्रिया से, किसी के भी बुरे विचारों से, किसी के कटाक्ष से हमने हार नहीं माननी है। अपनी सोच की धार हमने तेज रखनी है। उसके लिए हमने अपनी सारी इंद्रियों को एकजुट करके संकेंद्रित करना। तीसरी बात उनकी कही हुई मुझे बहुत याद आती है, रतन टाटा जी की। तीसरी बात रतन टाटा जी की कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव आते रहेंगे, रुकावटें भी आएंगी, मुसीबत भी आएंगी, स्पोर्टिव लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, कई तरह की दिक्कतें आएंगी, हमारा मन भी घबराएगा, लोग भी हमारी टांग खींचेंगे। तो वो कहते हैं कि ईसीजी की सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। ईसीजी में सीधी लाइन आ जाएगी ना, तो डॉक्टर भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ईसीजी में सीधी लाइन है तो अब हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, ये डेड हो चुका है। ईसीजी भी ऐसे होती है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, वही जिंदगी में है। उतार चढ़ाव आएंगे, कभी सुख आएंगे, कभी दुख आएंगे, कभी हम खुश होंगे, कभी हमारे मन में विवाद उठेगा, कोई कुछ कहेगा, लोगों की प्रतिक्रिया आएगी, कभी हम भाग्य को कोसेंगे, कभी अपनी परिस्थितियों को कोसेंगे, कभी हमें अच्छी अच्छी सूचनाएं भी मिलेंगी। तो उनसे घबराना नहीं है, सिर्फ अपने लक्ष्य पे केंद्रित करके, अपनी पावर्स को फोकस करके और लोगों की परवाह किए बिना हमने आगे बढ़ना है, मुसीबतों से निकलना है। कहते हैं ना कि झूला ऊंचाइयों पे जाता है ना, हमें मजा आता है झूला जितना आगे जाए, तो झूला आगे कैसे जाएगा? जितना झूला पीछे जाएगा उतने ही थ्रस्ट के साथ जो है आगे जाएगा। अगर पीछे नहीं जाएगा तो आगे कहाँ तक जाएगा? झूला नहीं जाएगा ना। पीछे जाएगा तभी तो वहां का प्रेशर आएगा और उससे उतना ही झूला आगे, उतने बल के साथ आगे जाता है। यही उतार चढ़ाव जीवन के हैं। तो इनके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। इतने विनम्र स्वभाव के, सौहार्द स्वभाव इनका, कर्मचारियों के साथ, सभी के साथ इनका बहुत सारी बातें हैं इनकी। हमेशा ये एक बात कहते थे, अगर तुमने अपने बिजनेस को कामयाब करना है तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ खड़े रहें, उनके साथ खड़े रहें, उनकी हर समस्या का समाधान करें, तभी वो आपको अच्छी आउटपुट देंगे। अगर वो परेशान होंगे तो मन लगाकर काम नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के सारांश जो है इनके जीवन का कि अपने मन को फोकस करें, हिम्मत और हौसलों से डरना नहीं है, जुनून पैदा करें कामयाब होने के लिए, अपने अंदर के जंग को ख़त्म करें, अपने विचारों को तेज़ धारदार बनाएं और कितनी भी मुसीबतें आएं पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ, कूल माइंड से आगे बढ़ें। आलस्य, प्रमाद, गुस्सा, ईर्ष्या, घृणा, इन चीज़ों की कोई ज़िंदगी में जगह नहीं होनी चाहिए। तो एक बार फिर मैं इन महान विभूति को नमन करती हूँ दिल से, और आज बहुत भारी मन से आज हम उनको अश्रुपूर्ण विदाई दे रहे हैं। और वो ऐसे ही दुनिया में चमकते रहेंगे, उनका नाम हमेशा चमकता रहेगा, उनकी उपलब्धियां चमकती रहेंगी। उन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत अवार्ड जीते हैं उन्होंने, लेकिन अवार्ड से ज़्यादा वो अपने काम को तवज्जो देते हैं। कि जो दुनिया में, देश में उनको जो मान सम्मान मिला हुआ है वो अवार्ड से कहीं ज़्यादा ऊपर था। ये उनकी स्टेटमेंट होती थी हमेशा। महान शख्सियत को दिल से सलाम करती हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट भी कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।